आज हम आज हम जिरेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और जिरेंट आप पढ़ेंगे, नरेशन या वॉइस सेंस, ये जितने भी चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर स्टूडेंट्स को काफी अपलिफ्ट करता है। ये प्रोलिफरेशन के लिए और बेटर स्टडी के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। तो इन कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स जो होते हैं, जिरेंट, पार्टिसिपल, इंफिनेटिव, केस, नंबर, जेंडर, पर्सन, मैस्कुलिन, फेमिनिन, ये सब जो हम जानते हैं, ये कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। और कंफ्यूज होने के कारण बड़े बड़े चैप्टर में छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं सर बाइक के बाद इसे की यूज करेंगे, वॉइस में, नरेशन में आई को किस में चेंज करेंगे, उसमें मिस्टेक कर जाते हैं। फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन में मिस्टेक कर जाते हैं। तो 2 क्लास हम अभी नरेशन को आगे बढ़ाने से पहले छोटे छोटे टॉपिक को खत्म करेंगे, जिरेंट को, पार्टिसिपल को और इंफिनेटिव को। ओके, ध्यान से आप लोग देखेंगे, मैक्स सब ऑफ कीजिए और जितना बोल रहे हैं उतना आप सुनेंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तभी एक्सक्यूज करके बोलेंगे, ठीक है। बीच बीच में डिस्कस नहीं करना है किसी को। जिरेंट, ये जिरेंट चैप्टर कहाँ से आता है ये हम आगे बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे, GERUND, जिरेंट। थोड़ा बड़ा लिख दे या दिख रहा है? दिख रहा है सर। हाँ, जिरेंट एक चैप्टर है। ये आता कहाँ से है? जब हम ग्रामर पढ़ते हैं, ग्रामर के 5 काइंड्स हो गए, ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी, ठीक है। ऑर्थोग्राफी में हम लोग लेटर के बारे में पढ़ते हैं। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, फ्लेवल, ये सब पढ़ते हैं। उसके बाद वापस आते हैं हम लोग एटिमोलॉजी में। एटिमोलॉजी में सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम लोग, स्टडी अबाउट अ वर्ड। एटिमोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? स्टडी अबाउट अ वर्ड। इस वर्ड में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वर्ब में, वर्ब की काइंड्स में जब हम आते हैं तो वर्ब के 4 काइंड्स होते हैं। प्रिंसिपल वर्ब, जिसको मैन वर्ब बोलते हैं, जिसका V1, V2, V3, V4 बनता है। और इसके 2 काइंड्स हो जाते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब, उसको फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं। प्रिंसिपल वर्ब, फाइनाइट वर्ब, मैन वर्ब, 3 नाम है उसका। इसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब आता है। नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 काइंड्स हो जाते हैं, जिरेंट, पार्टिसिपल, इंफिनिटिव। मतलब समझ में आ गया ना रूट कहाँ से है? नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 काइंड्स हो गए, जिरेंट, पार्टिसिपल और इंफिनिटिव। जब हम व्हाट इज ग्रामर से पढ़ाएंगे तभी हम इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम जिरेंट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। इसके बाद जब हम सिस्टमैटिक आएंगे व्हाट इज ग्रामर से, तो एक अच्छा सा वीडियो बना के उसको यूट्यूब में लोड करवा देंगे हम, आचार्य क्लासेस की यूट्यूब पे। और आप उसको देखेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, स्क्रीन रिकॉर्ड सब लोड करवा देंगे तो देखेंगे। तो आप बार बार रिपीट देखेंगे, समझ में आ जाएगा। और स्क्रिप्ट राइटिंग में भी हम बोर्ड पे पढ़ा देंगे। ओके, तो जिरेंट देखते हैं। इसका सीधा सीधा डिफिनेशन हम देखेंगे। V4 इज कॉल्ड जिरेंट। V4 इज कॉल्ड जिरेंट। V4 को जिरेंट करते हैं। सीधा अगर सिंपल वे में जानेंगे तो V4 इज कॉल्ड जिरेंट, V4 को जिरेंट करते हैं। दूसरा डिफिनेशन हम लोग देखेंगे इस तरह से समझने के लिए, इफ V4 is used as a subject, object, if V4 used as a subject, object or complement, V4 is used as a subject, object or complement, ठीक है। V4 is used as a subject, object और complement is called gerund। अगर V4 का यूज हम
सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में करेंगे तो ये जिरेंट कहलाता है। एक बार और जिरेंट के बारे में हम समझेंगे। जिरेंट V4 is called gerund। एकदम ध्यान से देखेंगे। If V4 is used as a subject, object or complement is called gerund। ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं। V4 को बोलेंगे gerund। V4 is used as a subject, object or complement is called gerund। For example, हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। जिरेंट के बारे में हम लोग जाने। देखिए पॉइंट वन इट इंडिकेट कर रहा है जिरेंट को। इट लिखने का अर्थ हो जाता है जिरेंट। इट इन द सेंस ऑफ जिरेंट चैप्टर, GERUND। It indicates gerund. It is used as a subject। It is used as a subject। हम लोग पहले से जान रहे हैं V4 को gerund बोलते हैं और it यूज किए gerund के लिए। It is used as a subject। ये सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। एज अ सब्जेक्ट हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। सी स्विमिंग इज एन आर्ट। ये सब्जेक्ट हो गया। V4 इज कॉल्ड जिरेंट। हम पहले से बता चुके हैं V4 को हम जिरेंट बोलेंगे और इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। हियर स्विमिंग इज एन आर्ट। देयर आर वेरियस एग्जांपल। हम कई सारे एग्जांपल को देख सकते हैं। वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, प्लेइंग इज गुड एक्सरसाइज। बहुत सारे एग्जांपल हम बना सकते हैं। तो V4 को हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लिए तो ये एक जिरेंट का पार्ट हो गया। मीन्स ये जिरेंट है। It is used means gerund is used as a subject। Swimming is an art। तो यहाँ पे स्विमिंग जो है एक सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है। ओके, अब हम इसको ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज करना है ये देखना है। Now point 2, it is used as a object। It is used as a object। It is used as a object। ये ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। V4 को हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। मीन्स V4 तो V4 होता ही है। अगर हम इसको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज करना शुरू कर दें तो ये जिरेंट का एक्शन करता है। और उसके वेरियस यूज है। अभी हम एक एक करके बहुत सारे यूज बताएंगे जिरेंट का। सेवरल यूजेस है। अभी तो हम सब्जेक्ट के रूप में समझ गए। अब ऑब्जेक्ट के रूप में हम समझते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हम समझेंगे। आई लाइक स्विमिंग। आई लाइक स्विमिंग। अब ये देखो V4, एक V4 है। इस तरह समझते हैं ये एक V4 है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम किया। हाँ, ये जिरेंट है। ठीक है, V4 इज कॉल्ड जिरेंट। तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम किया। फर्स्ट सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और सेकेंड ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ये कभी कभी कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी काम करता है, कभी नहीं। सेवरल यूज है। ये सब्जेक्ट के रूप में कॉमनली यूज होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में कॉमनली यूज होता है और कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी। अब इसका हम एक एग्जांपल देते हैं कैसे ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होगा।
Point 3, it is used as a complement. It is used as a complement. COMPLIMENT एक बार स्पेलिंग को हम सही से लिख देते हैं ताकि आप लोग को स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। इट इज यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, दिस इज गुड पेंटिंग, दिस इज अ पेंटिंग, सिंपल लेते हैं, या गुड पेंटिंग भी आप लिख सकते हैं। दिस इज गुड पेंटिंग। इट इज यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो रहा है। दिस इज अ पेंटिंग, ये पेंटिंग जो है कॉम्प्लीमेंट का वर्क कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट, यह भी V4 है और कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारा यूज है जिरेंट का, ये कॉमन यूज है। जनरली अगर कोई पूछे व्हाट इज जिरेंट, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जिरेंट इज अ वर्ड विच इज यूज, या जिरेंट इफ V4, इस तरह से एग्जाम्पल देंगे। इफ V4 इज यूज एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड जिरेंट, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। इफ V4 इज यूज एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड जिरेंट। सीधा सीधा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल दिए हैं, एक सब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट का और एक कॉम्प्लीमेंट का। अब इसका एनवी पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। एनवी मीन्स नोटा बेन। हाँ, अब इसका एनवी हम लोग जानेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कितने स्टेज में यूज करते हैं। ये सीनियर क्लासेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नोट में एनवी में देखेंगे, एनवी जो हम लिखा रहे थे, एनवी, इट इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ, इट इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक एग्जाम्पल को अगर क्लियर करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, एक भी एग्जाम्पल आप मिस नहीं करेंगे, हर एक एग्जाम्पल को अच्छे से समझेंगे। इट इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, मीन्स यह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। ये स्पेशल कंडीशन हम बता रहे हैं, जूनियर सेक्शन के लिए काफी होता है, जिरेंट एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। बट फर्दर जब आप आगे बढ़ेंगे 9, 10, 11, 12 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप जाएंगे तो तैयारी तो पहले से होना चाहिए ना। यह जरूरी नहीं है कि इंग्लिश हम जितनी जरूरत है उतना ही पढ़ें, ये लैंग्वेज है, ये बॉटम लिस्ट है, अनफैक्टेबल है, तो हमारे पास जानकारी ज्यादा से ज्यादा हो तो बेटर होगा। तो हमारे एफिशिएंसी के लिए भी बेटर है, हमारी स्किल के लिए भी बेटर है, और हमको प्रोफिशिएंट बनाता है, ये एक्सपर्ट बनाता है, जीनियस बनाता है अगर हम अधिक से अधिक जानकारी रखते हैं। तो लिमिट तो जरूरी है, एक लिमिट भी जरूरी है, हम कितने लेवल से पढ़ें जो हमारे सिलेबस को सपोर्ट करे, बट एक्स्ट्रा नॉलेज भी थोड़ा सा जरूरी है उस टॉपिक के बारे में, ताकि कॉन्फिडेंस आए कि ये टॉपिक हम अच्छी तरह जान रहे हैं। तो हमने पहले स्टेज में बता
बता चुके हैं, हम पहले स्टेज में बता चुके हैं कि जिरेंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है। अब ये सेकेंड स्पेशल स्टेज में आए, इट इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। यह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, यह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। अब कैसे बनेगा, आप लोग इमेजिन कर रहे होंगे कि भाई ये कैसे बन जाएगा। ऐसे देखो एग्जाम्पल में हम लिखते हैं, आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ बैटिंग। क्रिकेट खेलते होंगे आप लोग, आई एम फॉन्ड ऑफ बैटिंग, ये प्रीपोजिशन है। हाँ, ये प्रीपोजिशन रहा और ये जिरेंट रहा। ऊपर ये जिरेंट हो गया, सर इसका हिंदी क्या होगा? आई एम फॉन्ड ऑफ बैटिंग का अर्थ होता है मैं बैटिंग करना, क्रिकेट खेलते हैं ना, मैं बैटिंग करने का शौकीन हूँ। तो हमारा कहना था कि हम सिर्फ यह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो ये रहा प्रीपोजिशन और इसका ये रहा ऑब्जेक्ट जो जिरेंट का काम कर रहा है। तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन इसका हिंदी अगर देखते हैं, आई एम फॉन्ड ऑफ बैटिंग, मैं बैटिंग का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, मैं प्लेइंग मतलब क्रिकेट में खेलने का शौक। आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग फास्ट फूड, मैं फास्ट फूड खाने का शौकीन हूँ। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। ये फॉन्ड ऑफ एक अलग से मीनिंग हो जाएगा, आप लिख लो। ये फॉन्ड ऑफ का एक अलग मीनिंग हो जाता है जो काफी सारी सेंटेंस बनाने के काम आएंगे। फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन होना, हिंदी लिख लो कहीं भी साइड में। फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का अर्थ होता है शौकीन होना। ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर भी हम इससे बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस इजआरएम। ये आप यूज भी कर सकते हैं स्पोकन में, बोलचाल में। फॉन्ड ऑफ प्लस बिफोर, ये आप यूज भी कर सकते हैं। फॉन्ड ऑफ का अर्थ होता है शौकीन होना। आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, यू आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। लेकिन हम पर्टिकुलर फोकस कर रहे हैं जिरेंट पे, अभी हम जिरेंट पे फोकस कर रहे हैं, तो जिरेंट को ध्यान में रखना है। ये तो बीच में क्वेश्चन से राइज हुआ तो हम एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन फोकस हमेशा जिरेंट पे रखना है। बीच बीच में बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं जिस टॉपिक को हम एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि ये टॉपिक आपको सपोर्ट ज्यादा करे। ओके, नेक्स्ट, इट कम्स बिफोर द preposition, it comes before the preposition and word itself as a subject. ठीक है, it comes before the preposition and work itself as a subject. यह प्रीपोजिशन से पहले भी आता है। कौन आता है? जिरेंट। it comes, it means gerund, it comes before the preposition, यह प्रीपोजिशन से पहले भी आता है। it walk, it comes before the preposition and walk, walk itself as a subject. okay, जैसे the batting of Ram, the batting of Ram, ठीक है, the batting of Ram, राम का बैटिंग, मतलब ये प्रीपोजिशन है, ये देखो प्रीपोजिशन है
और ये देखो जिरेंट है, ठीक है, ये जिरेंट एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, और ये प्रीपोजिशन, जिरेंट से पहले प्रीपोजिशन आ गया। Now it comes after the proper, it comes after the proper adjective. Adjective. It comes after the proper adjective. यह proper adjective के बाद भी आता है. It comes after the proper adjective. ऐसे adjective जो proper noun से बनता हो, ऐसे adjective जो proper noun से बनता हो वो proper adjective हो गया. जो proper noun से बनता हो वो proper adjective हो गया. It comes आफ्टर द प्रॉपर एडजेक्टिव, ये प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद आता है. तो वैसे वर्ड जो प्रॉपर एडजेक्टिव हो, ऐसे वर्ड जो प्रॉपर एडजेक्टिव हो, जो प्रॉपर एडजेक्टिव का वर्क करता हो, उसके बाद जिरेंट का यूज करते हैं. कैसे देखते हैं. जैसे इंडिया से इंडियन, इंडिया नाउन हो गया, इंडियन प्रोनाउन हो गया. जो प्रोनाउन से बनता है उसको जो प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया. प्रॉपर नाउन जो प्रॉपर नाउन से बनता हो, सॉरी, जो प्रॉपर नाउन से बनता हो उसको प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं. तो पहले हम इंडियन देते हैं, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया. इंडियन क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया. ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव है. पहले तो प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में भी जानकारी थोड़ा सा होना चाहिए. प्रॉपर एडजेक्टिव, तो हमने बताया कि प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद भी जिरेंट का यूज कर सकते हैं. तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, ये इंडियन रहा, तो इंडियन है प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद, तो प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद जिरेंट का यूज करते हैं. तो ऐसा भी हम बोल सकते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद जिरेंट का यूज करेंगे. इंडियन बैटिंग, क्रिकेट वगैरह में ये ज्यादातर यूज होता है. इंडियन बैटिंग उतना अच्छा नहीं रहा, इंडियन बैटिंग उतना बोलते हैं आप लोग भी, इंडियन बैटिंग ज्यादा अच्छा नहीं रहा, इंडियन बैटिंग का स्टेज सही नहीं रहा. बहुत सारे सेंटेंस हम यूज करते हैं. हम ऐसे डे टू डे लाइफ में बहुत ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं. सेंटेंस तो यूज कर लेते हैं लेकिन सेंटेंस के बारे में हम जानते भी नहीं है. वो डे टू डे लाइफ में इंसिडेंट घटते रहता है. तो देख लीजिए, हम लोग पॉइंट पे आते हैं. प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद जेएंड का यूज कर सकते हैं. इंडियन बैटिंग, सर जी बोलिए. सर ऐसा एक सेंटेंस बताइए ना जिसमें जिरेंट है ना, दो एक सब्जेक्ट की तरह या कॉम्प्लीमेंट की तरह दो बार आए. आप टॉपिक पढ़िए, फिर मिसलेनियस में हम बताएंगे इसको. ठीक है. ओके एक सर. कॉम्प्लीमेंट भी आए, एक ऑब्जेक्ट भी आए ना.
Yes, sir. Whose batting do you like most? जिरेंट भी आ रहा है. Whose batting do you like most? तो इसमें कहाँ आ रहा है सर इंडियन? क्या 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 बोल रहे हो? आप पूछना क्या चाह रहे हो उसको बताओ. सर एक सेंटेंस में 2 जिरेंट. एक सब्जेक्ट एक सेंटेंस में 2 जिरेंट. यस सर. ऐसा पॉसिबल होगा तो ना. जब तक उस सेंटेंस में ज्वाइनिंग वर्ड नहीं होगा तब तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा. सेंटेंस में ज्वाइनिंग वर्ड होना चाहिए. जिरेंट जब भी आएगा तो वो अकेला आएगा तभी जिरेंट होगा ना. 2 जिरेंट कैसे आएगा? अब एंड ओके. लगा के बोल सकते हैं. आप एंड लगा. लिसन लिसन, डिस्कनेक्ट नहीं करो, सुनो भी. आप 2 तरह से बना सकते हैं. आई लाइक वॉकिंग एंड प्लेइंग. ऐसा तो होगा 2 जिरेंट हो जाएगा. हेलो. Yes, sir. यस सर. आई लाइक वॉकिंग एंड प्लेइंग. जब तक कनेक्टर वर्ड यूज नहीं करेंगे तब तक तो 2 बार जिरेंट का यूज पॉसिबल नहीं है ना. कनेक्टर यूज करना ही पड़ेगा आपको. विदाउट कनेक्टर तो पॉसिबल है नहीं. चलो आगे देखते हैं. समझ में आ गया ना? यस सर. अब जैसे देखो, आई आपके क्वेश्चन का जवाब है. आई लाइक वॉकिंग एंड प्लेइंग. ये है 2. विदाउट कनेक्टर तो हम 2 जिरेंट यूज कर नहीं सकते हैं. विदाउट कनेक्टर हम यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है. ओके, एनी डाउट? नो सर. आगे देखते हैं. इट इज यूज्ड बिफोर. इट इज यूज्ड before the. It is used before. It is used after. It is used after the possessive adjective. Possessive adjective. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर पॉजिटिव किसको बोलेंगे. ये बहुत मेजर क्वेश्चन है. सर पॉजिटिव किसको बोलेंगे? इट इज यूज्ड आफ्टर द पॉजिटिव एडजेक्टिव. तो पॉजिटिव एक ऐसा टर्म है. पॉजिटिव मीन्स द केस विच शोज ऑनरशिप. पॉजिटिव मीन्स द केस विच शोज ऑनरशिप. जो अधिकार बताए. पॉजिटिव क्या बताए? जो अधिकार बताए. द केस विच शोज पोजीशन और ऑनरशिप. आप लोग इसको लिखेंगे भी. द केस विच शो ऑनरशिप. ऑनरशिप मतलब अधिकार बताना. द केस विच शो ऑनरशिप इज कॉल्ड पॉजिटिव. तो उसको पॉजिटिव बोल सकते हैं. और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव. अब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव बन गया. तो ऐसे एडजेक्टिव, ऐसे टर्म जो क्वालिफाइंग का भी काम करे और पोजीशन भी बताए. ऐसा कोई 1-2 टर्म नहीं है. बहुत सारा टर्म होगा जो अधिकार भी बता रहा हो और क्वालिफाइंग भी बता रहा हो. ठीक है. बहुत सारे एग्जाम्पल हम दिए होंगे. आपको याद हो या ना हो, अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो याद होगा. जैसे माई एग्जाम्पल में लेते हैं. माई. माई एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है. माई एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है. अब अगर आप बोलते हैं सर ये माई कैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो दिस इज माई पेन. एक एग्जाम्पल बता रहे हैं. यहाँ पे जरूरी नहीं है, समझाने के लिए बता रहे हैं. दिस इज माई पेन. इधर हम समझा रहे हैं. जैसे दिस इज माई पेन. ये पेन पे माई का अधिकार है. माई का अधिकार किस? माई का अधिकार पेन पे है. ये पोजीशन बता रहा है. साथ साथ ये क्वालिफाई भी कर रहा है. एडजेक्टिव मीन्स क्वालिफाइंग वर्ड. तो साथ साथ ये क्वालिफाई भी कर रहा है कि यह कलम मेरा है. अधिकार भी बता रहा है और क्वालिफाइंग बता रहा है. इसलिए इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हम बोलते हैं. जब हम डीप में जाएंगे तो इसको एक्सप्लेन करेंगे. और
तो अधिकार बता रहा, अभी हम केस जिरंड पे थे तो जिरंड पे आते हैं। माई राइटिंग, माई राइटिंग, ठीक है। तो ये राइटिंग जो लिख रहा है, ये जिरंड जो है, ये जो जिरंड है, जिरंड लिखते हैं, ये जो जिरंड है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद आया, आफ्टर। तो माई क्या है, जिसका राइटिंग है उसका ऑनरशिप बता रहा है, ये मेरा राइटिंग है, माई राइटिंग, मतलब मेरा अधिकार इस राइटिंग पे है। क्वालिफाइंग भी बता रहा है कि ये राइटिंग जो है ये मेरा है, मेरे द्वारा लिखा गया है, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ पे लिखे हैं इस जगह पे, इट इज यूज्ड आफ्टर द पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद भी हो सकता है। कौन सा क्या यूज हो सकता है, जिरंड, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, इट इज यूज्ड आफ्टर दी, it is used after the it is used after the, ये दिख रहा है आपके नजदीक, यहाँ पे दिख रहा है, ये थोड़ा बड़ा लिखे, it is used after the दिख रहा है demonstrative adjective, it is used after the demonstrative, प्रोनाउंसिएशन को देख लेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव, सब ज्यादातर बच्चे इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव बोलते हैं, ज्यादातर उच्चारण करेंगे तो डिमॉन्स्ट्रेटिव बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव, ठीक है। क्लियर प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन टेक्स मच इंपोर्टेंस एवरीवेयर, तो प्रोनाउंसिएशन मस्ट बी क्लियर अबाउट दिस। प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में क्लियर होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ऐसे आप क्लास 9 के स्टूडेंट है, धीरे धीरे सीखेंगे, व्हाट्सएप क्लास को रेगुलर आप मेंटेन करेंगे तो आप सीख जाएंगे, ठीक है। और आप लोगों के कॉमन लैंग्वेज में हम बता रहे हैं, जिस लैंग्वेज से आप एटॉमिन है, जिस लैंग्वेज को आप बार बार सुनते हैं, हम कोशिश रखते हैं उसी लैंग्वेज में आपको टॉपिक बताएं, ताकि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए। अगर हम टॉपिक में एक अजीब से लैंग्वेज को यूज करें, इंग्लिश यूज करें, काफी सारे टफ वर्ड्स अगर बीच में आना शुरू हो जाएगा तो टॉपिक समझ नहीं पाएंगे। मेरा जो मोटो है, ये टॉपिक आपको समझ में आए। जब ये टॉपिक समझ जाएंगे तो लिटरेचर पढ़ाने समय तो इंग्लिश बोलना ही है, लिटरेचर समय तो इंग्लिश लिखना है, बोलना है, और लिटरेचर का जो ड्रामा, जो कहानी होगा, स्टोरी होगा, उसको हम इंग्लिश में अपनी वर्ड में सुनाएंगे। आपको उसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि लिटरेचर में तो लिखने का काम कम होगा और सुनने और बोलने का काम ज्यादा होगा। जितना आप सुनेंगे तो लिटरेचर का वो उतना एक्सप्लेनेशन बेटर होता चला जाएगा, ठीक सर है। लिटरेचर सर कब पढ़ाएंगे? अब हम शुरू कर देंगे लिटरेचर, अगले वीक से ही हम स्टार्ट कर देंगे लिटरेचर। अब दोनों में Okay, रूटीन sir. बांट देंगे कि किस दिन लिटरेचर होगा, किस दिन क्या होगा। लिटरेचर का सेल्फ स्टडी जारी रखिए, लिटरेचर का सेल्फ स्टडी जारी रखिए, ताकि ऑनलाइन क्लास में जब हम लिटरेचर पढ़ाएं तो आपका टॉपिक पहले से पढ़ा होना चाहिए। अगर आप पहले से सिर्फ रीडिंग किए हुए रहेंगे तो लिटरेचर में आपको ऑनलाइन क्लास में रीडिंग थोड़ी कराएंगे, ऑनलाइन क्लास में तो एक्सप्लेन करेंगे ना डायरेक्ट। ओके, Yes, इट इज sir. यूज्ड आफ्टर द डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद आता है। अब बताओ डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है? जो प्रदर्शन करे, डेमो सुने होंगे, डेमो, डेमो सुने हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन, जो Demo, डिमॉन्स्ट्रेशन sir, करता है, सुने। हाँ डेमो जो देता है। वो पानी वाला, वो देखोगे कहीं पे दुकान वगैरह में जाओगे, मोबाइल का डेमो दिखा रहा है, वाटर का जो इक्विपमेंट आता है, फिल्टर, उसका कोचिंग में डेमो भी दिखा सर। रहा है। हाँ देखिए, डेमो, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना, जो शब्द डिमॉन्स्ट्रेट करे, दिस, दैट, दिस, दोज,
ये सब क्या करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। इसके बाद जिरंट का यूज कर सकते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल, दिस पेंटिंग, तो ये देखो दिस डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है पेंटिंग को, दिस पेंटिंग इज गुड, दिस पेंटिंग इज गुड। ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि दिस पेंटिंग, यह पेंटिंग जो है गुड है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिंग के बाद भी जिरंट यूज किए। अब देखो किसी किसी कॉमन डिस्कशन में एक छोटा सा लाइन लिख के पढ़ लेते हैं आप लोग कि जिरंट उसको कहते हैं जो जिरंट V4 को कहते हैं, या जिरंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में जो टर्म का यूज हो जाए उसको जिरंट कहते हैं। तो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की सिर्फ जान रहे थे कि सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे और कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज करेंगे। अब आप देख लिए ना जिरंट जो है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही नहीं, इसके वेरियस यूज है, सेवरल यूज है इसके। क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, तो आप लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और कुछ टर्म आप लोगों का यूज कर रहे हैं, आप लोगों के साथ बातचीत भी कर रहे हैं और आप लोग के क्वेश्चन का हम जवाब भी दे रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग में उस टाइप के लैंग्वेज का हम यूज कर रहे हैं जो आप लोगों को समझने और समझाने में आसान रहे। और इस रिकॉर्डिंग वीडियो को यूट्यूब पे भी लोड किया जाता है। तो क्लास वाइज जो क्लास 9 के लिए वीडियो दे रहे हैं, तो इसमें बार बार हम क्लास 9 का डिस्कशन कर रहे हैं, बट नॉट ओनली फॉर क्लास 9। ये क्लास 9 ही नहीं, अगर इस वीडियो को क्लास 10, क्लास 7, क्लास 8 भी देखता है तो उसके लिए भी काफी बेनिफिशियल होगा, डिविडेंट होगा, इंडिस्पेंसेबल होगा। अगर इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो उसकी जिरंट क्लियर हो जाएगा और जिरंट के बारे में अच्छी तरह से समझ जाएंगे। Now next point, it comes after the interrogative. It comes after the interrogative. It comes after the interrogative adjective। मतलब वैसा एडजेक्टिव जो इंट्रोगेशन करे। इंट्रोगेटिव के बारे में पहले बता दें, इंट्रोगेटिव एक क्वेश्चन होता है। इंट्रोगेटिव क्या होता है? क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन। और क्वेश्चन के बारे में हम बता चुके हैं, क्लोज क्वेश्चन और ओपन क्वेश्चन। जो हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो उसको क्लोज क्वेश्चन बोलेंगे, जो WH वर्ड से शुरू हो उसको ओपन क्वेश्चन बोलेंगे। तो इट कम्स आफ्टर द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, मतलब ये क्वेश्चन भी है और साथ साथ क्वालिफाइंग वर्ड का भी काम कर रहा है, ये क्वालिफाई भी कर रहा है। whose, example, whose batting do you like most? Whose batting do you like most? Sign of interrogation. Whose batting do you like most? तो ये क्वेश्चन का काम कर रहा है, whose, किसका। तो whose एक टर्म है जो क्वेश्चन रिफ्लेक्टिव वर्ड्स है, क्वेश्चन रिफ्लेक्शन देता है इससे। ये WH क्वेश्चन के रिफ्लेक्शन टर्म को रूप में यूज करते हैं whose, WHOSE। whose batting do you like most? किसकी बैटिंग आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? बोलते हैं सचिन की बैटिंग अच्छा पसंद करते हैं, विराट कोहली की बैटिंग पसंद करते हैं, धोनी का बैटिंग पसंद करते हैं,
So whose batting do you like most? So this term is interrogative adjective. Interrogative adjective. Who जो है interrogative adjective है. Batting is Ziran. Batting जो है ये जिरंड का काम कर रहा है. बैटिंग जिरंड. बैटिंग जो है ये जिरंड के एक्सप्लेनेशन को बता रहा है. बैटिंग जिरंड बता रहा है और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुज. कोई डाउट इसमें यहां तक में? जिरंड के स्पेलिंग पे ध्यान रखेंगे. कभी कभी स्टूडेंट मिस कर जाता है. स्टूडेंट से नहीं, सेवरल पीपल मिस कर जाते हैं लिखने के दौरान. GER से शुरू करना है. कभी कभी GRE से स्टार्ट हो जाता है. तो आप ध्यान रखेंगे राइट स्पेलिंग. जिरंड के राइट स्पेलिंग पे गौर करेंगे. GERUND. कभी कभी जनरली लिखते हैं इस तरह से भी लिख देता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. स्पेलिंग पे ध्यान रखेंगे. कभी कभी फास्ट लिखने समय जी के अटर्ड होने के बाद उसके 10 बाद आर का यूज कर लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट. स्टूडेंट से नहीं, सेवरल पीपल प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग चेंज चला लेते हैं, तो मिस्टेक हो जाता है. तो ध्यान रखेंगे. नाउ इट कम्स आफ्टर the distributive adjective. It comes after the distributive. DISTRU distributive. DISTRIBUTIVE. स्पेलिंग को ध्यान से देखेंगे. अगर दिख रहा है तो ठीक है, ये जो बोलेंगे इस जगह पे लिख देंगे. क्या लिख देते हैं, आसानी से दिखेगा. डिस्ट्रीब्यूटिव इस जगह पे लिख दिए. इट कम्स आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद भी यूज होता है. अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? जो डिवीजन को बताता है. बंटवारा, डिवीजन, जिसमें डिवीजन हो. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जिसमें एक डिवीजन दिखता हो, पर्टिकुलर डिवीजन में आ जाए. जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट एक इनिंग होता है. क्रिकेट का एक इनिंग जो होता है तो उसमें 2 पार्ट होता है. फर्स्ट पार्ट वाले पहले बैटिंग करते हैं, तो सेकंड पार्ट वाले फील्डिंग करते हैं. फिर फील्डिंग जो करते हैं वो सेकंड राउंड में खेलते हैं, वो बैटिंग करते हैं. तो जो बैटिंग करता रहता है वो फील्डिंग करता है. तो एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिवाइड. ठीक है, डिवीजन होता है. अब इसकी एग्जाम्पल लेते हैं. ईच, इसके एग्जाम्पल में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब एग्जाम्पल है. प्रोनाउन और एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो हम बताएंगे. अभी तो जिरेंट चल रहा है. ईच इनिंग. ठीक है, ईच इनिंग. ईच इनिंग. ईच इनिंग वॉज बैड. किसी क्रिकेट में पर्टिकुलर कंडीशन को शो करते हैं. जितने भी इनिंग्स थे, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, अगर हम अपने प्रैक्टिकल गेम खेलते हैं ना, हम लोग भी क्रिकेट खेलते हैं, आपके स्टूडेंट्स लोग क्रिकेट खेलते होंगे, तो आप कभी कभी बोलते हैं ना, जितना भी इनिंग ये प्ले किया सब बैड था. तो ईच इनिंग्स वॉज बैड. जितना इनिंग था वो खराब था. तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इसमें.
तो आज जिरंट के बारे में आप लोग समझ गए हैं, जितना जानकारी काफी है आपके लिए जिरंट का। तो फिर से एक बार Okay, रिपीट sir. कर देते हैं, फिर से एक बार Sir, रिपीट कर लेकिन देते हैं जिरंट को। व्हाट हैपेंड? सर इसका यूज कहाँ होगा हम लोगों को? आपको इसका यूज नहीं होगा जब आप फिलर्स बनाएंगे, जब आप एग्जाम के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, जब आपको प्रैक्टिस सेट हम भेजेंगे, एग्जाम बेस्ड प्रैक्टिस सेट, जब आपको एग्जाम में एक प्रैक्टिस सेट आएगी, एक मिसिंग वर्ड आएगा, एक मिसिंग वर्ड आप देखेंगे करेक्शन वाली, एक मिसिंग वर्ड टाइप ओमिशन और एडिटिंग चैप्टर होता है आप लोग के क्वेश्चन पेपर में, ओमिशन और एडिटिंग ये होगा। तो ओमिशन और एडिटिंग में इसका यूज होता है, ठीक है। और एक सर आप ये जरूरी कुछ नहीं है कि इस टॉपिक, ये जरूरी नहीं है कि पूरा ये एक क्लास आप कर लिए, पूरा एक क्लास आप कंप्लीट कर लिए, यह जरूरी नहीं है कि पूरा आप एक क्लास कर लिए तो आपको 100% मार्क्स एग्जाम में मिलेगा। आप 1 और 2 मार्क्स ही सिर्फ ऑप्ट इन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मिसिंग वर्ड या एडिटिंग या अंडरस्टैंडिंग टास्क जितने भी होंगे इसमें आपको हेल्प करेगा। और कैसे हेल्प करेगा ये हम बता देते हैं। क्लास अगले एक क्लास में हम भेजे थे, कुछ क्वेश्चंस देंगे और एक वीडियो शॉर्ट टाइम का 1 मिनट का वीडियो बना के भी हम भेज देते हैं। एक क्वेश्चंस बना लिख के बोर्ड पे और एक 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो बनाएंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं और किस टॉपिक के बेस सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो एक वीडियो बना के टॉपिक सॉल्व करके, एक क्वेश्चन को सॉल्व करके रेस्ट हम क्वेश्चन का सीट फिर देंगे। तो एक 1 मिनट का वीडियो भी रहेगा, एक्सप्लेनेशन भी समझ लेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और फिर जो सीट होगा उस सीट को आप सॉल्व करके हमको भेजेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाने समय हम देखते हैं आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यस सर। ये क्वेश्चन कैसे बना है, लेकिन एक शॉर्ट वीडियो अब हम बना के भेज देंगे। कल भी हम एक क्लास 10 को Okay, एक sir. वीडियो बना के भेज दिए, चैप्टर का एक वीडियो बना के भेज दिए, ताकि अब कोई भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे ना शॉर्ट वीडियो भेज देंगे 5 मिनट का, तो आप उसको एक बार देख लेंगे वीडियो को, तो टॉपिक पढ़ने समय काफी इजी लगेगा, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल टुडे। आज के लिए इतना ही। आई थिंक जिरंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा किसी को। नो सर। No, sir. नो सर। कोई डिफरेंशिएशन No, ऑफलाइन और ऑनलाइन sir. क्लास में? है ना? हेलो सर चले गए अकेले। ओ चले गए सर। Now अभिषेक you पहले are रिकॉर्डिंग comfort. बंद करो। अभिषेक पहले रिकॉर्डिंग बंद करो। फिर क्लास खत्म हो गया क्या? सोया हुआ था क्या? नहीं। ए अभिषेक, फ्री फायर खेला होगा। आदित्य, बोलो, हाँ हेमंत को उड़ा देते हैं। उड़ा दो। पहले देखो ना, रिकॉर्डिंग बंद करो ना। अरे रिकॉर्डिंग ऑफ करो। अच्छा कर रहे हैं।